हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। तो दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस लेक्चर को लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए इसका रिवीजन करने के लिए, तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने चैनल स्टडी कर को फॉलो कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस पर एक वर्कशॉप का आयोजन किसने किया है? तो दोस्तों, जो जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस पर एक वर्कशॉप का आयोजन है वो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं और फिर इसके बाद जानेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सी इज चेंज मेकर प्रोजेक्ट के तहत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों यानी विधायकों यानी लेजिस्लेटर्स के लिए एक जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया है। और इस वर्कशॉप में उन महिलाओं को या उन विधायकों को ये बताया गया है कि आप किस प्रकार से अपने मुद्दे समाज में उठा सकती हैं और दुनिया के सामने आप किस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत कर सकती हैं। दोस्तों, इसका जो आयोजन है वो 22 से 24 जून 2022 के बीच में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, उन्होंने 22 जून 2022 को इसका उद्घाटन किया है और वो इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में गई थी। दोस्तों, यहां पर बात आई है राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। दोस्तों, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1992 में। कब की गई थी? 1992 में की गई थी। और राष्ट्रीय महिला आयोग का काम क्या होता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग का काम होता है महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे उठाना और सरकार को महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर अपना सुझाव देना। ठीक है दोस्तों, तो ये केंद्र सरकार को अपना सुझाव देती है। और इसकी वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो याद रखिएगा, इसकी वर्तमान चेयरमैन है रेखा शर्मा। कौन है दोस्तों? रेखा शर्मा। ठीक है। और जो फर्स्ट चेयरमैन कौन थी इसकी? तो उनका नाम था जयंती पटनायक। क्या नाम था दोस्तों? जयंती पटनायक। तो आप ये नाम जो है वो याद जरूर रखिएगा कि जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थी राष्ट्रीय महिला आयोग की वो थी जयंती पटनायक। वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? रेखा शर्मा। और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1992 में की गई थी। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किस देश ने घरेलू रूप से विकसित रॉकेट नूरी का उपयोग करके पहला सफल उपग्रह प्रक्षेपण किया है? तो दोस्तों, आंसर होगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने क्या काम किया है इसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, साउथ कोरिया का एक रॉकेट लॉन्चर है जिसका नाम है नूरी। तो इसके माध्यम से उसने अपना पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया है यानी लॉन्च किया है। और ऐसा करने वाला वह दुनिया का 10वां देश बन गया है जिसने अपने देश में विकसित टेक्निक के आधार पर उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। जिस प्रकार से इसरो जो है वो अपनी टेक्निक का उपयोग करता है और उपग्रह को प्रक्षेपित करता है, तो अब ऐसा ही साउथ कोरिया भी ऐसा देश बन गया है जो अपनी टेक्निक का उपयोग करेगा और वो उपग्रह को प्रक्षेपित करेगा यानी लॉन्च करेगा। तो दक्षिण कोरिया ने 21 जून 2022 को इंडिजीनियस रॉकेट नूरी का उपयोग करके अपना पहला सफल उपग्रह प्रक्षेपण यानी सैटेलाइट लॉन्च किया है। यह दक्षिण कोरिया का नूरी रॉकेट का दूसरा प्रक्षेपण है, यानी इससे पहले भी एक और प्रयास किया गया था लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुआ था। 3 चरणों वाले नूरी रॉकेट का वजन 200 टन है और यह 47.2 मीटर लंबा है। दोस्तों, प्रक्षेपण ने दक्षिण कोरिया को अपनी तकनीक से अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने वाला यह दुनिया का 10वां देश बन गया है। इसको अभी हमने डिस्कस किया था। यहां पर बात आई है दक्षिण कोरिया की। तो दोस्तों, जो साउथ कोरिया है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं साउथ कोरिया के बारे में। दोस्तों, जो साउथ कोरिया है ये पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। ठीक है। इससे पहले नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को मिलाकर के केवल कोरिया बोला जाता था, लेकिन फिर इसका बाद में विभाजन हुआ और कोरिया जो है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में बट गया।
अब कोरिया की कैपिटल क्या है, यानी दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया की जो कैपिटल है वो है सियोल। क्या है? सियोल जो है इसकी राजधानी है। और वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? याद रखिएगा कि जो साउथ कोरिया है इसके वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? योन सुक योल। क्या है दोस्तों? योन सुक योल जो है वो यहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो आपको याद रखना है। इसके पड़ोसी देशों में नॉर्थ कोरिया है और इसकी जो समुद्री सीमा है वो जापान के साथ भी लगती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया था, यानी इसकी स्थापना की गई थी। तो इस दिन को याद करने के लिए ही हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 2022 की थीम क्या है? थीम आपको याद रखना है, टुगेदर फॉर पीसफुल वर्ल्ड। क्या है? टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, इस दिन को विश्व ओलंपिक दिवस यानी वर्ल्ड ओलंपिक डे के रूप में भी जाना जाता है। पहला ओलंपिक दिवस कब मनाया गया था? 23 जून 1948 को। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का काम क्या होता है? तो दोस्तों जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उनका आयोजन करवाना किसका काम होता है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का काम होता है। और इसकी स्थापना किसने की थी? बैरन पियरे डी कोवर्टिन ने। किसने दोस्तों? बैरन पियरे डी कोवर्टिन ने इसकी स्थापना की थी। चलिए फ्रेंड्स ओलंपिक से जुड़े हुए कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत जो है वो 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस से हुई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक खेलों की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1896 से हुई थी। कहां से हुई थी दोस्तों? एथेंस से हुई थी। ओलंपिक के 5 रिंग होते हैं जिसमें ये 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। कौन कौन से महाद्वीप? अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप महाद्वीप को। दोस्तों जो ओलंपिक शब्द है वो यूनान के एक पर्वत पर रखा गया है जिसका नाम है ओलंपिया पर्वत है। 4 साल के अंतराल के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। पहली बार ओलंपिक ध्वज सन 1920 में एंटवर्ड ओलंपिक में फहराया गया था। यानी कि जो ओलंपिक का ध्वज होता है, जो झंडा होता है ओलंपिक का, वो 1920 में पहली बार फहराया गया था। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी है। 1916, 1940 और 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से ओलंपिक गेम्स का आयोजन नहीं हो सका था। देखिए दोस्तों 2020 में भी ओलंपिक खेलों का आयोजन होना था, लेकिन कोविड के कारण इनका आयोजन नहीं हो पाया। फिर ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ है? 2021 में हुआ है। कब हुआ है? 2021 में हुआ है। देखिए दोस्तों 2020 के जो ओलंपिक हुए थे वो कहाँ हुए थे? टोक्यो में हुए थे। कहाँ हुए थे दोस्तों? टोक्यो में हुए थे। और इसका मोटो क्या था? यूनाइटेड बाई इमोशन। याद रखना है आपको ये सब चीजें। और इसमें लगभग 206 देशों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, और इसका जो आयोजन है वो 23 जुलाई 2021 से लेकर 8 अगस्त 2021 के बीच में किया गया था। और इसका आयोजन जापान नेशनल स्टेडियम में किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अगर हम पदक तालिका की बात करें तो सबसे अधिक मेडल किसने जीते थे? तो दोस्तों सबसे अधिक मेडल जो हैं वो अमेरिका ने जीते थे। अमेरिका ने कितने मेडल जीते थे? तो दोस्तों कुल टोटल 113 मेडल जीते थे। और भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? चलिए इसको भी हम जान लेते हैं कि भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे। तो दोस्तों भारत की अगर हम बात करें तो भारत ने कुल 7 मेडल जीते थे। कितने मेडल दोस्तों? 7 मेडल जीते थे, जिसमें से एक गोल्ड मेडल जो कि नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में जीता था, और फिर इसके बाद 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते थे। तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो नोट करते जाइएगा कि जो मेडल लिस्ट है उसमें पहले स्थान पर अमेरिका था, दूसरे स्थान पर चाइना, तीसरे स्थान पर जापान था। ठीक है, ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट कर लें, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने एक इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम सूर्य नूतन डेवलप किया है?
तो आंसर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। यानी जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसने एक इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम को बनाया है। इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम का मतलब ये है कि जैसे सोलर कुकर होता है तो उसको जब धूप में रखा जाए तभी वो काम करता है, लेकिन ये जो इंडोर सोलर कुकिंग है इसको आप घर में अंदर रख के भी उसमें खाना पका सकते हैं। और इस इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम का नाम क्या है? सूर्य नूतन। और इसको डेवलप किसने किया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो आपको याद रखना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, तो उन्होंने 22 जून 2022 को नई दिल्ली में सूर्य नूतन के प्रदर्शनों का अवलोकन किया है, यानी इस सिस्टम को उन्होंने देखा है। ठीक है, बात आई है दोस्तों यहां पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की, तो इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड क्या है। दोस्तों, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है ये भारत सरकार की सबसे बड़ी तेल शोधन और विपणन करने की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। कब की गई थी? 1959 में की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और दोस्तों एक बात और कि इसके आपको चेयरमैन जरूर याद रखना है कि इसके चेयरमैन कौन है। चेयरमैन है दोस्तों इसके श्रीकांत माधव वैद्य। कौन है? श्रीकांत माधव बोध वैद्य जो हैं वो इसके वर्तमान में चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, कौन सा हवाई अड्डा जून 2022 से पूरी तरह से पनबिजली और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। तो दोस्तों जो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा और पन बिजली से चल रहा है, यानी पानी से जो बिजली का निर्माण होता है उससे चल रहा है और सौर ऊर्जा से चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के लिए कि वह कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से पनबिजली और सौर ऊर्जा से चल रहा है। तो उसका नाम है दोस्तों इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे के रूप में बनना चाहता है। इससे पहले 2015 में केरल में कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाले ओपन 2022 टेनिस टूर्नामेंट को किसने जीता है? तो जो हाले ओपन 2022 टेनिस टूर्नामेंट है इसका खिताब जीता है ह्यूबर्ट हुरकाज ने। किसने जीता है? ह्यूबर्ट हुरकाज ने। दोस्तों जो पोलैंड के खिलाड़ी हैं ह्यूबर्ट हुरकाज, तो उन्होंने 19 जून 2022 को हाले जर्मनी में हाले ओपन 2022 टेनिस टूर्नामेंट को जीता है। उन्होंने रूस के डैनियल मेदवेदेव को 6-1, 6-4 से हराकर यह टूर्नामेंट अपने नाम किया है। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हाले ओपन 2022 टेनिस टूर्नामेंट की। तो 2022 हाले ओपन एक टेनिस टूर्नामेंट है जो आउटडोर ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर खेला जाता है दोस्तों? ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। इसे टेरा वोर्टमैन ओपन के रूप में भी जाना जाता है। यह हाले ओपन का 29वां संस्करण है और 2022 एटीपी टूर की एटीपी टूर 500 श्रृंखला का एक हिस्सा है। इसका आयोजन 13 से 19 जून के बीच हाले जर्मनी में किया गया है। ठीक है, यहां पर बात आई है दोस्तों टेनिस की, तो टेनिस से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन बहुत ही फेमस होता है जिसका आयोजन जनवरी में किया गया। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो खिताब है वो किसने जीता था? राफेल नडाल ने। किसने जीता था दोस्तों? राफेल नडाल ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करते जाइएगा। इसके अलावा जो फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन का खिताब भी किसने जीता है? राफेल नडाल ने। तो ये दोनों टूर्नामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल ने जीता, फ्रेंच ओपन भी किसने जीता? राफेल नडाल ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में किस शहर को दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में स्थान दिया गया है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर जो है वो बना है वियना। कौन बना है? वियना। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, तो वो दुनिया का सबसे रहने योग्य स्थान बना है, यानी पहला स्थान इसी को प्राप्त हुआ है।
तो दोस्तों वियना ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर को सबसे रहने योग्य के शहर के रूप में प्रतिस्थापित किया है। यानी जो इससे पहले यानी वियना से पहले न्यूजीलैंड का जो शहर था ऑकलैंड, वो सबसे रहने योग्य शहर था, लेकिन अब ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, वो दुनिया का सबसे रहने योग्य स्थान बन गया है। भारत के दो शहर दिल्ली और मुंबई, तो दिल्ली को 140वीं रैंक मिली है और मुंबई को 141वीं रैंक मिली है। और जो सीरिया की राजधानी है दमिश्क, उसको सबसे नीचे स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इस इंडेक्स को जरूर याद रखिएगा। कौन सा इंडेक्स? ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग या रिपोर्ट या इंडेक्स 2022। तो इसमें जो प्रथम स्थान हासिल हुआ है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस आईपीएस ऑफिसर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो दोस्तों एनआईए के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं कौन? दिनकर गुप्ता। कौन नियुक्त किए गए हैं दोस्तों? दिनकर गुप्ता। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने आईपीएस ऑफिसर दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो दिनकर गुप्ता 1987 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं और पंजाब के डीजीपी रह चुके हैं। तो मंत्रालय के द्वारा आदेश के अनुसार दिनकर गुप्ता 31 मार्च 2024 तक इस पद पर रहेंगे। यहां पर बात आई है दोस्तों नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, तो इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। दोस्तों जो एनआईए है यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, यह भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार के द्वारा बनाई गई एक एजेंसी है जो कि केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। ठीक है, इसका काम है आतंकवाद को रोकना। और इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना जरूर याद रखिएगा, इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 2009 में। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट जो है वो आपको नोट कर लेना है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी? और थर्ड क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और दोस्तों को शेयर जरूर करें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।